Good morning and welcome to another session of assembly language programming. Today we will discuss about stack, different operations on stack like push, pop, and we'll discuss about call and return function in case of for procedures as well as in case of near procedure. We'll discuss about what is a for procedure, what is a near procedure. We'll discuss about using a library file for procedure. Okay, and we'll discuss about interrupts also. We'll discuss about interrupt 10H and basically basic video functions, and we'll discuss about keyboard interrupts and scan code for keyboards, and we'll discuss about BIOS interrupts in under 16H also. That is related to video adapter, video models and pages. Now let's start with stack. What actually is the stack? स्टैक एक ऐसी मेमोरी होती है जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, बीच में किसी दूसरी जगह से कोई कोड हमें कॉल करना होता है, तो उसके लिए हम स्टैक इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, स्टैक का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर हम सपोज़ किसी जगह पे दूसरे प्रोग्राम पे मूव कर रहे हैं या दूसरे तरीके के कोड पे मूव कर रहे हैं, जो फंक्शन कहीं और लिखा हुआ है, प्रोसीजर कहीं और मेंशन्ड है, इन दैट केस स्टैक उसको याद रखता है कि हाँ ठीक है, हमें रिटर्न होने के बाद ये वाली लाइन फिर से स्टडी करनी है. वी डोंट हैव टू लुक हेयर एंड देयर, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. ओके, ना स्टैक की बात करें तो इसका साइज़ हम डिफ़ाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डॉट स्टैक के हेल्प से डिफ़ाइन कर दें, या फिर हम स्टैक सेगमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं विद द कीवर्ड स्टैक स्पेस सेगमेंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पुश. स्टैक के अंदर जब भी कोई डेटा रखना होता है तो व्हाट वी विल डू इज़ वी पुश इनटू द स्टैक. मीन्स कोई भी वैल्यू हम अगर मूव करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि पहले जो वैल्यू रखी थी दैट इज़ द टॉप ऑफ स्टैक, नेक्स्ट टाइम जो नई वैल्यू रखी तो वो इसके अंदर पुश हो गई. अब आगे जब निकलेगी तो पहले ये नीचे बाद वाली वैल्यू निकलेगी, इसके बाद पहले वाली वैल्यू पे आप पहुंचोगे, यानी टॉप पे आप फिर टॉप आपका मूव होके यहाँ आ गया. ठीक है, नाउ इफ़ सपोज 16 बिट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो एड्रेसेस हमारे 16 बिट के टर्म्स में डिफाइन होंगे, and in the machines like 286 or later it is defined in terms of 32 bit also. So 32 bit addresses अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्टैक का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, बाकी जब भी आपको वैल्यूज स्टोर करनी होगी तो what we will do is we will use 32 bit stack. That's why it will copy the stack segment as well as stack pointer. Okay, अगर हम इसमें बात करें कि किस तरीके से एड्रेसेस लोडेड होते हैं तो इट इज़ अगेन इन द सेम मैनर. वट एवर यू आर एडिंग न्यू, वो लास्ट में उसके नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड होता है. ठीक है, और जो भी जब भी आप वैल्यू फेच करते हैं, जब पॉप करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे अंत में वैल्यू रखी थी वो आपके पास रिटर्न आती है, उसके बाद उससे पहले वाली, उसके बाद उससे पहले वाली, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में यू गेट द वैल्यूज. नाउ सपोज I have put some 4 values in stack like 78H, 56H, 34H and 12H. So when I pop the values, I'll get 12H first, then 34, then 56H and then 78H. Now पॉप ऑपरेशन की बात कर रहे थे हम. पॉप ऑपरेशन में क्या होता है कि पॉप और उसके बाद हम डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं. नॉर्मली पॉप एंड देन it is popped into stack pointer or pop into AX. So in this way we can define that where the value is popped. ठीक है, 16 बिट के सिस्टम में हम नॉर्मली इसको पॉप करते हैं स्टैक पॉइंटर के अंदर, और 32 बिट सिस्टम के अंदर हम इसको पॉप करते हैं आपके क्या कहते हैं कि किसी भी दूसरे रजिस्टर के अंदर पॉप कर सकते हैं हम.
even we can what we will do is in case of 16-bit रजिस्टर, जब भी आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो 2 से इंक्रीमेंट होती है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, और जब भी कोई वैल्यू अगर आप पॉप करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट होती है. ओके, नाउ जस्ट सी वन स्मॉल एग्जांपल हियर. व्हाट इज डन इज AX के अंदर जो भी वैल्यू है इसको पुश कर दिया गया टॉप ऑफ स्टैक के अंदर. देन DX को पुश किया गया टॉप ऑफ स्टैक के अंदर. ओके, then what we have done is we have printed it, and then again what we have done is we have popped DX first and then AX. What happens is DX का डेटा पहले हमने भेजा था, पहले AX भेजा था, बाद में DX भेजा था. so what we will get is पहले हमारे पास DX आएगा. so DX के अंदर अगर उसे रखा है then it will go at the same place. बट अगर हम इसे पहले AX और बाद में DX अगर रिट्रीव करते तो ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती. नाउ इंटेल 286 या अबव के सिस्टम्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको सपोज एक्यूमुलेटर के अंदर कोई वैल्यूज एक्यूमुलेटर की वैल्यू पुश करनी है तो यू कैन यूज़ पुश A. Basically this pushes your accumulator register and all the base registers into your into your stack. Okay, push AD ये आपका जो है सभी रजिस्टर्स को उठा करके पुश कर देता है. इंटेल 386 एंड अबव में ये चलता है और ये सभी रजिस्टर्स को पुश कर देता है स्टैक के अंदर इन द सीक्वेंस दैट AX then CX then DX then BX then SP, BP, SI and DI. Okay. Push F basically pushes the flag into your stack, and in the same way pop F, pop A, pop AD or pop FD, these can be used to pop the values in the similar registers. Okay, now come on to the procedures. प्रोसीजर डिक्लेयर करने के लिए हम proc कीवर्ड यूज करते हैं. द वे इज नेम ऑफ द प्रोसीजर, देन proc, then procedure type if you have to define the type also. It can be of two types, either it is near or it is a far. Near procedure normally वो होता है जो कि टाइनी मेमोरी या छोटी मेमोरी के अंदर यूज किया जाता है. दैट मीन्स जहाँ पे कि स्टैक्स जहाँ पे आपका कोड सेगमेंट 64 KB से कम होता है वहाँ पे हम नियर प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमारा कोड सेगमेंट 64 KB से ज़्यादा होता है वहाँ पे हम फार प्रोसीजर यूज़ करते हैं. किसी भी प्रोसीजर को कॉल करना हो तो वी कैन यूज़ कॉल एंड डायरेक्टली प्रोसीजर नेम, और कॉल एंड देन टाइप ऑफ प्रोसीजर एंड देन प्रोसीजर नेम. In case of call and return, call function is used to call the procedure, and return keyword is used to return to the previous location. For example, suppose अगर मैं कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था और बीच में से मैंने एक प्रोसीजर कॉल किया, अब रिटर्न होकर के वहीं आना है तो रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से मैं उस जगह पे रिटर्न कर सकता हूँ. ठीक है. सो दिस इज here you can understand how procedure is called. Whenever there is call statement, कॉल स्टेटमेंट के बाद सब रूटीन पे आपको मूव करना है. स्टैक के अंदर करंट लोकेशन मूव हो जाएगी. दैट मीन्स करंट लोकेशन क्या है, यहाँ पे 6 एग्जीक्यूट हो चुका है तो करंट लोकेशन 9 होगी. सो 9 नंबर मेमोरी लोकेशन इज मूव टू स्टैक. नाउ सब रूटीन कॉल हुआ, सब रूटीन खत्म हुआ, उसके बाद रिटर्न कॉल हुआ. रिटर्न कॉल होने के बाद अब ये पॉप होगा. सो दिस वन इज पॉप्ड इनटू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड देन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ फार और नियर प्रोसीजर्स के बीच में अगर हम बात करें तो नियर प्रोसीजर जो आपके होते हैं नॉर्मली कोड सेगमेंट के अंदर ही लिखे गए होते हैं. दैट इज नॉट रिटन आउटसाइड ऑफ द कोड सेगमेंट.
जबकि फार प्रोसीजर जो होते हैं आपके, ये हमेशा कोड सेगमेंट से बाहर होते हैं और आप इनको जब भी कॉल करना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज द सेगमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो हियर यू सी whenever you are calling a far procedure it's written outside the main procedure। ठीक है, मेन फंक्शन के बाहर, यानी कि आपके कोड के बाहर लिखा हुआ है, कोड सेगमेंट के अंदर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फार प्रोसीजर आपका जो है आपके कोड सेगमेंट की वैल्यूज भी चेंज कर देता है। सो पहले कोड सेगमेंट पुश होगा, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पुश होगा। जब पॉप किया जाएगा तो पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉप होगा, उसके बाद कोड सेगमेंट पॉप होगा। इन दिस वे द सेगमेंट एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बोथ आर pushed, and in case of push and in case of pop both are popped together। now फार प्रोसीजर कब बनाने की ज़रूरत होती है? देखिए, जब भी आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, या आपके पास कभी कुछ ऐसा हो कि कोई प्रोग्राम कोई कोड आपको बार बार अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज़ करना होता है। इन बोथ द केसेस यू कैन क्रिएट अ फार प्रोसीजर। अगर आप फार प्रोसीजर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो द बेस्ट वे इज यू कैन गो फॉर अ लाइब्रेरी फाइल। यू कैन क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी फाइल, एंड लाइब्रेरी फाइल के हेल्प से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो there is a file irvine.lib। So if you want to use this file, there are some far procedure written in this। इसके अंदर आपको नियर लिख करके कॉल नहीं करने से ये कॉल नहीं होंगे। यू हैव टू मेंशन द फार स्टेटमेंट। नाउ स्टैक की बात करें तो आगे के यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे दैट स्टैक किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, how to use the stack। We can define global and public variables also, जो कि outside the program भी इनका scope होता है। and there are some registers which are accessible throughout the procedures and outside the procedure also। now stack जब भी आप use करना चाहते हैं तो best way is don't call the program again and again। don't call procedures if you are using stack for calculation purposes। if you are using stack for only for calling procedure, then it is okay। now let's move on to interrupts। interrupts क्या होते हैं? प्रोग्राम जो भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ में कुछ एड ऑन एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करने को देना होता है, तो वी कॉल इंटरप्ट्स। ओके, इंटरप्ट्स कॉल करने के लिए जो मेथड होता है दैट इज int स्पेस देन इंटरप्ट नंबर। आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं जिसको कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं जो कि आप डिवाइसेस की हेल्प से दे सकते हैं। For example, you can use Control C while program is running। These are not the part of programming code। Now, इसका काम क्या होता है? प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को ये चेंज करता है, कभी ट्रैप करके रोक देता है या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्सेज जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन हो रहा है, डिवाइड बाई 0 फॉर एग्जांपल, in that case it just generates you an error and program is terminated at the same time। so these kind of interrupts are called processor exceptions also। okay, now if we go for the hardware interrupts, hardware interrupts are basically some specific code that are generated by your hardware devices, and these interrupts are used to communicate with the specific hardware or a specific device with the help of program also। हर इंटरप्ट के लिए एक इंटरप्ट हैंडलर डिफाइंड होता है, ठीक है, और वो इंटरप्ट हैंडलर जो है ISR के अंदर बेसिकली मेंशन्ड होता है। यू कैन क्रिएट योर ओन ISR
with the help of some interrupt functions, we can call the interrupt within our program also. Now let's understand what is actually interrupt vector table. Interrupt vector table is basically a table that contains all the interrupts that are available, and whatever program wants to call it, it calls it with the help of this interrupt vector table. ठीक है, तो interrupts के different numbers हैं, for example 0, 1, 2, 3, 4, 5, and if you want to call the interrupt, you have to call the specific number that is related to the interrupt. ठीक है, हर इंटरप्ट के लिए एक सेगमेंट, एक ऑफसेट डिफाइंड होता है. ठीक है, और हर एक का अपना डिफरेंट साइज होता है. इंटरप्ट्स की जो गिनती है दैट इज 255, एंड इट इज फ्रॉम 0 to 255. यू कैन यूज एनी नंबर. इंटरप्ट प्रोसेसिंग की बात करें अगर हम, तो इंटरप्ट प्रोसेसिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ये फ्लैग्स रजिस्टर को स्टैक के अंदर पुश कर देता है. उसके बाद जो आपके रजिस्टर स्टेट्स हैं उनको स्टैक के अंदर पुश कर देता है. देन इट कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन द वैल्यूज आर कॉल्ड बैक एंड द प्रोसेसिंग इज टेकन केयर. अगर इंटरप्ट आपके प्रोग्राम के हेल्प से कॉल किया गया है तो जो भी उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो आपका प्रोग्राम फैच करके उसको अपने हिसाब से यूज करता है. ठीक है, नाउ हियर यू सी बायोस इंटरप्ट नंबर 10. इंटरप्ट नंबर 10 जो होता है दैट इज रिलेटेड टू योर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक योर स्क्रीन एंड योर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट यू परफॉर्म. स्क्रीन का टाइप क्या होता है, वो सब चीज़ें आप इसके हेल्प से देख सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. इवन यू कैन कम्युनिकेट विद द हार्ड डिस्क ऑल्सो. सो इंटरप्ट सर्विस की बात करें तो इंटरप्ट सर्विस को डिफाइन करने के लिए वी डिफाइन इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स. ओके, सो ISRs जो हम लिखते हैं इसका जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम फ्लैग को पुश करते हैं क्या कहते हैं कि स्टैक के अंदर, सो दैट if suppose there is some change and we have to return back to the program, we can get the previous flag values, whatever the flag values were, वो सारी values हमें as it is मिल जाए. ठीक है, इसके अलावा किसी समय में हमें क्या चाहिए होता है, इंटरप्ट से हम कोई डिवाइस से कम्युनिकेट करके उससे आने वाला इनपुट लेना चाहते हैं. तो जब हम इनपुट लेने के लिए इंटरप्ट ले रहे हैं, at that time we want to copy that data into our system also. ठीक है, तो इसमें कुछ आपके इंटरप्ट्स DOS या BIOS इंटरप्ट्स होते हैं जिनको कि हम IO इनपुट्स के लिए भी परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, देयर इज़ अ इंटरप्ट 21H. 21H की कुछ सर्विसेज हैं जिनको कि हम इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल 21H में अगर AH के अंदर 1 होगा और इंटरप्ट 21H कॉल होगा, एट दैट टाइम सिस्टम वेट्स फॉर 1 की. जब कोई की प्रेस होगी तो इट विल जस्ट गेट बेसिकली दैट की. इन द सेम वे इफ सपोज यू आर यूजिंग इंटरप्ट सर्विस 2, इंटरप्ट सर्विस 2 में क्या होगा, इट प्रिंट्स 1 कैरेक्टर दैट इज रिटन इन DL. In the same way, if suppose you are using 9, then whatever the address of DX is, that is printed onto the screen. ठीक है, इसी तरीके से 4C अगर आप यूज करते हैं तो it is quit to DOS. So these are 4 interrupts that are basically used in case of communicating with the hardware. Now DOS functions की बात करें तो wait for keystroke के लिए हमारे पास 1 होता है. ठीक है, कंट्रोल ब्रेक रिकॉग्नाइज करना है तो इसके लिए हमारे पास 8 होता है. ठीक है, इन द सेम वे फॉर ईच फंक्शन वी हैव सम डिफाइंड की स्ट्रोक्स दैट इट कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग. इन मोस्ट ऑफ द केसेस whatever the input that we take, it comes to us in the form of ASCII character. So ASCII characters जो हैं ये हमें डिफाइन करते हैं कि बेसिकली
कौन सी वैल्यू यूजर ने एंटर की थी, यानी वो क्या की प्रेस कर रहा था। ठीक है, नाउ हियर यू सी, अगर आप सपोज कंट्रोल ब्रेक प्रेस करते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज there are some buffers that defines you that whether your program is allowed to continue or not। मतलब उसके हेल्प से आपके प्रोग्राम को बताया जाता है कि जो भी करंट कंडीशन है वो सेव करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ बफर्ड इनपुट फंक्शन। हियर व्हाट इज बीन डन इज कीबोर्ड एरिया को डिफाइन करने के लिए एक लेबल यूज किया गया है दैट इज ऑफ टाइप बाइट। ओके, इन द सेम वे कीज़ की बात करें तो मैक्स की इज़ 32, यानी 32 कीज़ आपको अलाउड है 32 कैरेक्टर के बाद, मीन्स द बफर साइज इज ऑफ 32 बाइट्स। देन देर इज इनपुट इज 1 कैरेक्टर दैट इज डायरेक्टली गिवन बाय यूज़र, एंड इसके बाद बफर हमने डिफाइन किया 32 बिट का, जिसमें कि कोई भी वैल्यू पहले से नहीं डिफाइंड है, यानी इनिशियल वैल्यू इज गिवन एज 0। ओके, नाउ कम ऑन टू द कोड पार्ट। कोड की बात करें तो हियर वी हैव इनिशियली व्हाट वी हैव डन इज इंटरप्ट 10 को कॉल किया। ठीक है, इंटरप्ट 10 के बाद हमने कीबोर्ड एरिया डिफाइन कर दिया। कीबोर्ड एरिया डिफाइन करने से वॉट एवर द वैल्यूज आर we can communicate with the help of interrupt 21H। ठीक है, now interrupt 21H क्या करेगा, जब तक कि एंटर नहीं प्रेस किया जाएगा तब तक कीज़ को रीड करता चलेगा। ठीक है, और कीज़ रीड होके कहाँ आएंगी, इस बफर के अंदर। ठीक है, वॉट एवर द लास्ट की यू हैव प्रेस्ड इज स्टोर्ड इन दिस, और बाकी सारी इसमें होंगी। जिस समय आप एंटर प्रेस करेंगे the values get stored in the specific registers। now ASCII कीज़ की बात करें तो आपके जितनी भी कीज़ हैं other than shift keys like caps lock, shift and alt, control, and there are toggle keys like your caps lock, then num lock, scroll lock। so ये सारी कीज़ जो हैं ये आपकी shift कीज़ में आती हैं। There is function key F1 to F12, page up, home, page down, and insert, del, pause, print screen। So these are the function keys। तो जो आपके ASCII keys हैं इनके क्या कहते हैं कि जो स्कैन कोड्स होते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, इनको हम स्कैन कोड बोलते हैं। So we can easily identify that which key is pressed। Okay, there is separate scan code for all the shift keys as well as the function keys also। so we can find that which function key or which shift key is pressed। means left side के shift पे आप कुछ और करवाना चाहते हैं और right पे कुछ और करवाना चाहते हैं। in that case you have to pick the scan code instead of ASCII code, otherwise you cannot pick the function keys and shift keys। now BIOS के इंटरप्ट 9H की बात करें तो इट बेसिकली रिकॉर्ड्स वॉट एवर द कीज सेंट एंड इट आइडेंटिफाइज द ASCII कोड एज वेल एज द स्कैन कोड ऑफ द डेटा। ठीक है, नाउ इंटरप्ट 16H की बात करें तो 16H इज यूज टू बेसिकली कम्युनिकेट विद द कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड बफर क्या करता है कि वो आपके कीज़ के स्टेट्स के बारे में बताता है कि मेरे पास अगर सपोज 2-3 कीज़ एक साथ प्रेस्ड हैं तो इट इन्फॉर्म्स यू दैट दीज 3, 4, 5 कीज़ आर प्रेस्ड टुगेदर। और फॉर एग्जांपल आई हैव प्रेस्ड कैपिटल ए और उसके लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके ए प्रेस किया था, तो शिफ्ट का स्टेटस और ए का स्टेटस एक साथ बताया जाएगा। अगर मैंने कैपिटल ए लिखने के लिए कैप्स लॉक ऑन करके और तब ए प्रेस किया था, इट इन्फॉर्म्स मी दैट कैप्स लॉक वाज ऑन बट शिफ्ट वाज नॉट प्रेस्ड। ओके, नाउ देयर इज वीडियो एडेप्टर। वीडियो एडेप्टर सेटिंग्स जो होती हैं आपकी आपके मॉनिटर किस तरीके का है इसके ऊपर डिपेंड करती हैं।
जैसे स्टैंडर्ड VGA आपका जो होता है 640x480 के रेजोल्यूशन का होता है, आप सुपर VGA पे जाते हैं तो इट बिकम्स 800x600 एंड एज यू गो एक्सटेंडेड यू विल गेट बेटर रेजोल्यूशंस। जितना हायर रेजोल्यूशन होगा वीडियो एडाप्टर के अंदर उतनी बड़ी वीडियो मेमोरी चाहिए होती है, वीडियो बफर चाहिए होती है, ठीक है। टू कम्युनिकेट विद दिस वीडियो बफर वी हैव सम वीडियो मोड्स, ठीक है। वीडियो मोड्स जो हैं ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं कि हम टेक्स्ट के हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट में मोड्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल SVGA is one type, okay, and EGA VGA is another type। इस तरीके से हम डिफरेंट मोड्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट मोड सेलेक्ट करते हैं तो वी कैन राइट टेक्स्ट ओनली एंड सिस्टम अंडरस्टैंड ओनली फॉर टेक्स्ट। इसमें 80 कॉलम्स और 25 रोज होती हैं, और जो हमारी सबसे पहली रो होती है दैट इज कॉलम 0 एंड रो 0। जैसे जैसे आप नीचे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रो का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं तो कॉलम इंक्रीमेंट होता जाता है। नंबर ऑफ कलर्स 16 कलर्स अवेलेबल होते हैं। वीडियो पेजेस की बात करें तो हियर वी गेट मोर नंबर ऑफ कलर्स एज वेल एज somewhat better resolution। now वीडियो पेजेस की अगर बात करें तो वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज 80x25x2। दैट इज हमारे पास अगर सपोज 2 VGA बफर हैं तो स्क्रीन पे हमारे जो दिख रहा है दैट इज ऑफ 80x25। स्क्रीन पे जो नहीं दिख रहा है सिस्टम उसको भी होल्ड करके रखता है, आधा पेज ऊपर का और आधा पेज नीचे के लिए, ठीक है। So in this way you can have the larger page size and the larger area to cover. Now there is a attribute byte। attribute क्या करता है, ये डिफाइन करता है that what are the colors that are defined, ठीक है। इसमें फर्स्ट बिट अगर 1 होती है तो इट डिफाइंस ब्लिंक, देन नेक्स्ट 3 बिट डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर and next 4 bits define the foreground color। so you can define the foreground and background as well। इसके अलावा foreground और background colors की बात करें तो these are the colors that you can use in case of foreground। that is you can use black, blue, green in this way। there are some colors available। now अगर हम स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। आइदर वी कैन गो फॉर इंटरप्ट 21H दैट इज़ वेरी स्लो एंड एक्चुअली इट रीडायरेक्ट्स आउटपुट ऑन टू योर डॉस कमांड लाइन। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इंटरप्ट 10H के फंक्शंस यूज़ करें। 10H के फंक्शंस जो हैं ये फास्टर हैं और ये डायरेक्ट स्क्रीन एक्सेस रखते हैं, ठीक है। सो दे डोंट गो टू योर डॉस एंड दे देन कमांड, दे डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द स्क्रीन। सो यू कैन डिफाइन you can redirect the output wherever you want to print, okay। for example AL के अंदर 3 मूव किया, ठीक है, और वीडियो मोड 0 सेट किया एंड देन वी कॉल्ड इंटरप्ट 10H। तो इससे क्या होगा, मोड आपका सेट हो जाएगा कि यू आर मोड ऑन टू टेक्स्ट मोड एंड योर वीडियो मोड इज सेट राइट नाउ। इसके बाद फंक्शन 5 कॉल किया और AL के अंदर हमने 1 दिया। AL के अंदर 1 जो है वो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, सो इट कैन डिस्प्ले एनीथिंग। नाउ व्हाट इट हैज़ टू डिस्प्ले वो हमने डिफाइन कर दिया DX के अंदर, दैट वेयर फ्रॉम यू हैव टू पिक द वैल्यूज़। it will copy one page from that place and it will directly show you on the screen। इसी तरीके से अगर आपको कर्सर मूव करना है you can set the cursor position by putting AH equal to 2 and defining the cursor position। in the same way
If you want to read the cursor position, you can read it also with the help of function 3. Okay, so there are some functions like 8 is read one character. Then in the same way 9 is to set one character, that is to write one character. 6 is to scroll up the window, and 7 is to scroll down, and there are so many of this kind. Now there is one task for you. You have to define push and pop, and secondly you have to list down all the BIOS interrupts of interrupt 10H. That's all for this session. Thank you.